इस समय हम हैं कीमोथेरेपी वार्ड में, जो कि कैंसर पेशेंट्स का जहाँ पे कीमो दी जाती है। डॉक्टर राठौड़ हमारे साथ हैं, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ अनीता जी हमारे साथ हैं, जो पूरे इसकी इंचार्ज है। अनीता जी, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपके पास 30 की कैपेसिटी है, मगर अब जी हाँ। कितने पेशेंट आप कर रहे हैं यहाँ पे? पर डे में करीब 50-60 पर डे। 5 4 60। तो आपको दिक्कत नहीं होती? वार्ड जब छोटा है बिल्कुल इतना है। तो। मॉर्निंग से इवनिंग तक की कीमो दी जाती है यहाँ पर। जी। तो पहली शिफ्ट के अंदर जैसे 30 बेड हैं, 30 पे कीमो हो जाती है, उनको उठाने के बाद में वापस से नेक्स्ट पेशेंट को लिया जाता है। मैंने विपिन माथुर जी से बात की थी, वे प्रिंसिपल साहब से। तो प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था कि आरएनटी में जगह की बहुत ज़्यादा बहुत। कमी हो रही है। जी हाँ। जो अभी मुंदारा साहब से भी आप डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, नए वार्ड के लिए, नए उसके लिए, तो कितनी जगह और आपको चाहिए यहाँ पर? करीब 80 का तो होना ही चाहिए। मतलब आपकी कैपेसिटी 80 लोगों की हाँ, रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी हो बिल्कुल सके। होना चाहिए, और प्लस उसके साथ ही स्टाफ की भी होना चाहिए ताकि कीमो पूरी तरह से दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। पिछले दिनों हमने आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन माथुर जी से बात की थी कि यहाँ क्या सुविधा मिल रही है एमबी हॉस्पिटल में। डॉक्टर अशोक बेरवा से बात की थी, जिन्होंने आइस के बारे में अपने विचार रखे और आइस हॉस्पिटल के लिए क्या क्या हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं आइस के लिए, वो उन्होंने बताया। उसके बाद डॉक्टर छपरवाल से हमने बात की थी, जेके छपरवाल साहब से, जिन्होंने कार्डिक के बारे में बताया। मगर अनफॉर्चुनेट, आदमी की जिंदगी में कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो लगातार उनसे जूझता रहता है। ऐसे ही एक समस्या कैंसर को लेकर हमारे सामने भी आई, तो मेरी इच्छा हुई थी कि कैंसर विशेषज्ञ से बात की जाए। तो मेरा जो कांटेक्ट में थे डॉक्टर अंकुश शर्मा, जो गोपालपुरा डिस्पेंसरी में हैं, कैंसर विशेषज्ञ, उनसे बात हुई। मैं उनके पास गया कि मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने आपकी सेल देखी, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं और आप सिंपल डिस्पेंसरी में बैठे हैं, तो मैं आपसे इस पे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, इस पे बात करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अंकुश शर्मा ने बड़ा विनम्र निवेदन किया कि मैं डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ से बात करूं। वो इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एमबी कॉलेज के। उनका नंबर भी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि वो इस चीज के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। वो हर चीज के बारे में जो कैंसर पेशेंट फेस कर रहे हैं आज के समय में, और जो भ्रांतियां हैं उनके बीच में, उनको कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर के उन्होंने उनका फोन नंबर दिया। मैंने नरेंद्र राठौर साहब से बात की और मैं आज नरेंद्र राठौर साहब से, जो प्रोफेसर हेड पॉइंट है, उनसे टाइम लेकर यहाँ आया हूँ। राठौर साहब, आपका चैनल पे, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर राठौर। डॉक्टर अंकुश शर्मा आपके स्टूडेंट रहे, उन्होंने विनम्र किया कि मेरे गुरुजी से आप इस बारे में जाने, और आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को। तो डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर का पता नहीं लगता। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो आदमी को ये बताते हैं कि उसको कैंसर हो गया है या कैंसर होने वाला है? उन लक्षणों के बारे में आप क्या जानकारी दें? मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज की इस छोटी सी संक्षिप्त जानकारी के इस कार्यक्रम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बता पाऊं। सबसे अच्छा जो एक प्रश्न, पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा था कि क्या भ्रांतियां हैं। कुछ अभी भी ग्रामीण अंचल में या अपने परिवार में ऐसा मानते हैं कि किसी को कैंसर हुआ तो वो किसी पूर्व जन्म का अभिशाप है। मैं बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह है। हमारे शरीर में प्रतिदिन लाखों म्यूटेशंस होते हैं, लाखों पुरानी कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिकाएं खराब हैं, शरीर उनको डेली उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है, लेकिन किसी वजह से उनके डिस्ट्रक्शन के प्रोसीजर में यदि कोई फॉल्ट आ जाए तो वो ऐसी बेकार कोशिकाएं, डेंजरस कोशिकाएं शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं और उस इकट्ठे समूह को ट्यूमर कहते हैं। तो बेसिकली ट्यूमर हमारे शरीर के कोशिकाओं से हुआ और जो डिस्ट्रक्शन प्रोसीजर में किसी का इंटरप्शन हुआ, उसी की वजह से ट्यूमर बना। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे क्या लक्षण है कि हमें पता चल जाए कैंसर है। तो देखिए, कैंसर दो तरह का होता है, एक तो ब्लड का कैंसर, एक सॉलिड कैंसर।
ब्लड के कैंसर में सबसे पहला लक्षण है ब्लड का कम होना। ब्लड के कम होने से मरीज को सांस फूलती है, वो शरीर पीला दिखने पड़ता है, उसके जो पिंक हुइश होती है स्किन की वो चली जाती है, उसको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। ये ब्लड कैंसर के मुख्य लक्षण है। और बहुत एडवांस स्टेज में यदि प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पेशाब से एकदम से। सॉलिड कैंसर का बहुत सिंपल लक्षण है कि सॉलिड कैंसर ट्यूमर है, और कोई भी गांठ ट्यूमर हो सकती है। ट्यूमर दो तरह का होता है, नॉर्मल ट्यूमर और कैंसर का ट्यूमर। तो कैंसर का ट्यूमर हमारा मेन विषय है जिसको हमें ठीक करना होता है, क्योंकि नॉर्मल ट्यूमर से जान को कोई खतरा नहीं होता। जब तक आपके विशेषज्ञ उसके इलाज की सलाह नहीं दें, उसको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल व्यक्ति अपनी जीवन शैली में स्वस्थ रहकर अपना जीवन पूरा कर सकता है। बट कैंसर की गांठ बहुत डेंजरस होती है और उसका ट्रीटमेंट अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, एक तो नॉर्मल गांठ और एक कैंसर की गांठ, इसके बीच में डिफरेंस करना आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। वो कैसे पहचाना कि ये इसकी नॉर्मल गांठ है या इसकी कैंसर की गांठ है, उसको कैसे? नॉर्मल गांठ कई सालों तक होती है, 10 साल 20 साल या जन्म से भी हो सकती है। और नॉर्मल गांठ का साइज बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, बहुत स्लो स्पीड से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मटर के दाने का ट्यूमर है और 10 साल तक वो शायद वो मटर के दाने का बराबर भी रह सकता है, या फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ट्यूमर कुछ ही दिनों में या महीनों में दुगना या 3 गुना हो जाता है। तो जो स्पीड है, ग्रोथ की स्पीड है, आप उससे पता कर सकते हैं कि ये कैंसर की गांठ है। कैंसर की गांठ में ब्लीडिंग होती है। कैंसर की गांठ को छूने से कहीं भी स्मूथनेस फील नहीं होगी, वो हेपाजार्ड होगा, कहीं ज्यादा उसमें स्टोनी हार्ड फील आएगी, कहीं पे वो उसका रेगुलर कंटूर नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, मार्जिन इरेगुलर होगा और वो तेजी से बढ़ रहा होगा। कभी कभी उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहां पर पेन या पेनलेस साइड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। तो ऐसे कुछ लक्षण है, ब्लीडिंग, उसका स्मूथनेस नहीं होना, तेजी से बढ़ना, जिनमें हम पता कर सकते हैं इन लक्षणों से कि शायद संभवतः ये गांठ कैंसर की हो सकती है। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन जो आप करते हैं कैंसर के, तो कैंसर के जो टाइप्स हैं, जैसे मुंह का कैंसर हो गया, या लंग्स का कैंसर हो गया, या आपके एब्डोमेन का कैंसर हो गया, या और तरह के प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, तो ये जो कैंसर के जो सर्वाइकल का कैंसर हो गया, तो ये जो कैंसर्स के जो नाम आते हैं जो आम तौर पर, तो इसको कैसे, क्या आप किस तरह से देखते हैं? कैंसर की किसी भी मरीज की जांचों को मुख्यतः हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। जी सर। पहला हिस्सा है बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट, यानी कि जहां भी वो कैंसर है उसको हम बायोप्सी से, एफएनएसी से या हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म करते हैं कि वो कैंसर है कि नहीं। ये पहली तरह की जांच है। ये जांच गोल्ड स्टैंडर्ड है। यदि इस जांच में कैंसर है तो कैंसर है, और इस जांच में कैंसर नहीं है तो नहीं है। एक बार कैंसर कंफर्म होने के बाद हम दूसरी हिस्से में जाते हैं कि स्टेज पता करना। स्टेज पता करने की कई जांचें हैं, जैसे सोनोग्राफी से चल सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन जो आधुनिक जांच है। इन तीनों चारों में से कोई एक या दो जांच करके हम उसके स्टेज पता कर सकते हैं। मुख्यतः कैंसर में स्टेज पहले फर्स्ट से लेकर 4 तक होती है। और जांच का तीसरा हिस्सा है ब्लड की जांच, जिसमें हम लीवर कितना काम कर रहा है, ब्लड कितना है, कैंसर का कोई मार्कर जो ब्लड में एलिवेटेड है कि नहीं, उसके बारे में पता करते हैं। तो ये जांच के 3 हिस्से हैं और सभी अप्रोक्सीमेट सभी मरीजों को तीनों तरह की जांच करानी होती है। जी सर। जो स्टेज की बात की डॉक्टर साहब ने, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जो फोर्थ स्टेज है उसको सुनते तो आदमी की रूह कांप जाती है कि यार अब तो गए। और फर्स्ट और सेकंड में आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ी होप है। जी। तो ये क्या चीज है सर? ये जो डर एकदम से आ जाता है कैंसर सुनते ही, फर्स्ट स्टेज, ये इसके बारे में, ताकि लोग को ये नॉर्मल हो सके कि सर ऐसा नहीं है, कैंसर से एकदम से डर जाए या इस तरह से हो। देखिए, कैंसर एक गंभीर बीमारी हम ये मानते हैं, लेकिन हमें मानना भी चाहिए कि आधुनिक चिकित्सा के द्वारा हम अब किसी भी कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कैंसर चौथी स्टेज में ठीक नहीं होता, ये बात बहुत पुरानी है, 10 20 30 साल पुरानी, जब बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आधुनिक मॉलिक्यूलर थेरेपी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। लंग्स कैंसर, फेफड़े के कैंसर का आज से 15-20 साल बाद एवरेज 4th स्टेज में 6 से 9 महीने ही मरीज जी पाता था, क्योंकि उस समय हमारे पास टारगेटेड थेरेपी नहीं थी, मॉलिक्यूलर टेस्ट नहीं थे। आज ये टेस्ट थेरेपीज हर मरीज की रेंज में है और हर जगह ये उपलब्ध भी है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है। जी सर। तो इन थेरेपी की वजह से जो मरीज पहले 6 महीने जी पाता था, हम उसको 3 से 5 साल तक की नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आधुनिक इलाज की पद्धति जो पिछले 10 साल में, 15 साल में काफी बदल गई है, और सारा इलाज जेनेटिक टारगेट या म्यूटेशन पे शिफ्ट हो गया है, जिससे मरीज का जीवन पिछले नॉर्मल तरीके के इलाज से 4 से 5 गुना बढ़ गया है। तो आधुनिक चिकित्सा में ये अब सही नहीं है कि कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जीन थेरेपी की बात कर दी, जिसमें मैं
बहुत ज्यादा उत्सुक था यहाँ आने से पहले, क्योंकि अभी अमेरिका से एक जीन थेरेपी को लेकर के एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है कि जीन थेरेपी से पूरा का पूरा कैंसर को पूरी तरह से किल कर दिया जाता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है ट्यूमर का वो रोक दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके एमबी हॉस्पिटल में जो संभावित इलाज है डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो है, कोलाइन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, मुंह का कैंसर है, थ्रोट का कैंसर है, या और भी, या ब्लड कैंसर है, तो इन सब चीजों को लेकर के कौन कौन से इलाज अपने यहाँ इजीली अवेलेबल है, जो आप जैसा भी हम आपने वार्ड में दिखाया था, अनीता जी जो है वो 3 से की कैपेसिटी और 70-80 जनों का आप रोज कीमोथेरेपी कर रहे हैं, तो कौन कौन से इलाज आपके पास अवेलेबल है, और रेडिएशन जो आप देते हैं उसके बारे में। देखिए, कैंसर के इलाज को मुख्यतः हम 3 तरह के इलाज में बांट सकते हैं। पहला इलाज है सर्जरी यानी ऑपरेशन। तो ऐसी कोई गांठ जो कि सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है, उसका हम ऑपरेशन करके उस गांठ को हटा सकते हैं। लगभग 50% ट्यूमर्स में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये पहली तरह का इलाज है जो हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग में अलग अलग स्पेशलिस्ट में यूरोलॉजी, ENT, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी में उपलब्ध है। दूसरा इलाज का हिस्सा है रेडिएशन थेरेपी। तो लगभग 70% लोगों को टोटल 100 में से हम रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। रेडिएशन थेरेपी हो सकता है ऑपरेशन से पहले जरूरत पड़े और ऑपरेशन के बाद जरूरत पड़े। ये चिकित्सक पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो पहले लगाना चाहता है या बाद में, या पेशेंट की कंडीशन क्या है, साइट क्या है। ये दूसरे तरह का इलाज है। तीसरे तरह का इलाज है सिस्टमिक थेरेपी यानी टैबलेट इंजेक्शन के रूप में। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, शरीर की इम्यूनिटी को चेंज कर वो ट्यूमर शरीर की इम्यूनिटी की जो टी सेल्स हैं उनको इस तरह से प्रभावी करते हैं कि वो स्वयं ही ट्यूमर सेल को खत्म कर दे, वो लड़ने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। दूसरा है टारगेटेड या मॉलिक्यूलर थेरेपी, कि हम ट्यूमर के कुछ सैंपल्स को चेक करने के लिए भेजते हैं, पता करते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है और ये किस पाथवे पे डिपेंड करता है। जैसे हमें ट्यूमर की कमजोरी पता चल जाती है या पाथवे पता चल जाता है कि ये ट्यूमर सेल्स इस पाथवे पे सर्वाइव कर रहा है, तो हम उससे रिलेटेड मेडिसिन दे देते हैं, तो उसका पाथवे खत्म हो जाता है, तो ट्यूमर सेल किल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड टारगेटेड या मॉलिक्यूलर थेरेपी। और तीसरे तरीका है कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, जिसमें हम मुंह के द्वारा या नस के द्वारा कुछ कीमोथेरेपी के इंजेक्शन या मुंह के द्वारा टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं, जो शरीर में जाकर उन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करती है। यहाँ पर ये नॉन सेलेक्टेड है, इसके थोड़े साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे, लेकिन टारगेटेड और म्यूटेशन थेरेपी जो कि सुपर सेलेक्टेड होती है, तो उसके साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होते हैं। सर, कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी को लेकर के भी लोग थोड़ा सा डरते हैं, क्या कीमोथेरेपी बहुत हाई दे देते हैं, बहुत पेन होता है, उसको कैसे आप। देखिए, कीमोथेरेपी में पेन नहीं होता है। कीमोथेरेपी एक्चुअली टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में आती है। ग्लूकोज की बोतल्स में कीमोथेरेपी डालकर हम नस के द्वारा उसको कैनुला के द्वारा चढ़ाते हैं, और हार्डली इसमें 2 से 4 घंटे लगते हैं, डिपेंड करता है कौन से टाइप की कीमोथेरेपी है और आप कितने तरह की कीमोथेरेपी एक साथ देना चाहते हैं। कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक अच्छी टीम यदि इलाज करे तो उन साइड इफेक्ट्स को ऑलमोस्ट 0 पे ला सकती है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, हर कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट होता है, घर जाके भीषण उल्टी होगी, लेकिन हमारे पास टैबलेट उपलब्ध है एप्रीपिटेंट नाम से। हर व्यक्ति को हम वो 3 गोली देते हैं। हार्डली 1000 में से एक भी पेशेंट वापस आके नहीं बताता कि वॉमिटिंग हुई और मुझे भर्ती होना पड़ा। तो हमारी टीम जो यूनिट है वो इन सब चीजों का ध्यान रखती है। कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना, थोड़ा सा उसमें जी मचलाना या खून कम होना, बट आपके डॉक्टर या टीम उस अगले नेक्स्ट कोर्स में कीमोथेरेपी में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं वो, ताकि वो साइड इफेक्ट दोबारा ना हो, तो मैनेज किया जा सकता है। उसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता, भीषण तकलीफ नहीं होती। थोड़े मिथ्स हैं कि किसी पेशेंट को यदि ऐसा हुआ हो तो वो बाकी सब लोग उससे मोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कीमोथेरेपी में ऐसा होता है। बट ये लगातार सतत प्रक्रिया है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। कितना लंबे समय तक कीमो चलती है एक आदमी को? सर, हालांकि तो डिपेंड करते हो कि सिचुएशन क्या है मरीज की, उसके ऊपर, फिर भी एक जनरल जो कैंसर का मरीज आता है उसको कीमो कितना समय? हाँ, मोस्टली 70 से 80% मरीजों को 3 से 4 महीने की कीमोथेरेपी की जरूरत होती है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी साल भर भी चल सकती है, जैसे कि स्तन कैंसर में यदि मॉलिक्यूलर आप थेरेपी देते हैं ट्रास्टुजुमैब, वो 1 साल भर भी चल सकती है। यूजुअली ये साइड इफेक्ट लेस होती है, बट कुछ चीजों का ध्यान चिकित्सक को रखना होता है कि क्या साइड इफेक्ट संभावित हैं, पहले से टेस्ट करा करता है, उनको मॉनिटर करके रखता है, तो सब चीज मैनेजेबल है। यदि आप अच्छी टीम से इलाज कराते हैं तो ये साइड इफेक्ट मैनेज किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, रेडिएशन को लेकर भी लोग थोड़ा सा डरते हैं
कि रेडिएशन होगा, पता नहीं किस तरह के हालात बनेंगे रेडिएशन को, तो रेडिएशन को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं तो थोड़ा सा। रेडिएशन थेरेपी सेम टू सेम सामान्य चेस्ट एक्सरे के बराबर होती है। जैसा हम सामान्य एक्सरे हमने जिंदगी में कभी कराते हैं चिकित्सक के कहने पे, तो सेम एक्सरे होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और जैसे चेस्ट एक्सरे में मशीन दूर रहती है और आपका ऑपरेटर टेक्नीशियन बोलता है थोड़ी देर के लिए सांस रोकें और हमारा एक्सरे हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा एक्सरे हो गया, हम पूछते हैं हो गया क्या। ठीक रेडिएशन थेरेपी भी वैसे ही है, बस मशीन अलग होती है। मशीन कोई भी चीज आपको टच नहीं करती, उसको लोग सेक बोल देते हैं, लोगों को लगता है कुछ गर्म से ठंडे से सेकेंगे, वो सेक नहीं है। कोई चीज आपको टच नहीं करती, मशीन दूर होती है, सेम एक्सरे होता है और जो डिजायर्ड पार्ट डॉक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे रेडिएशन होगा, वहां पे रेडिएशन हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि रेडिएशन में साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे लीनियर एक्सीलरेटर मशीन द्वारा हम IMRT और IGRT या VMET टेक्निक्स द्वारा केवल उस रेडिएशन को डिजायर्ड या फोकस करके डिजायर्ड पार्ट पे फोकस करते हैं, ताकि शरीर के दूसरे अंग जो उसके आसपास है वो उनको रेडिएशन ना के बराबर लगे। यदि ये टेक्नोलॉजी आपके पास है तो रेडिएशन का मरीज बिना गंभीर साइड इफेक्ट के अपना आराम से रेडिएशन पूरा करा लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रतिदिन 150 मरीज का रेडिएशन करते हैं उदयपुर में, हम हमारे इस हॉस्पिटल में, और हमारे पास एक कभी कभी सप्ताह में एक पेशेंट भर्ती होता है जिसको साइड इफेक्ट हुआ हो, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट हम होने नहीं देते। उसके 2-3 कारण हैं कि हम रेडिएशन के पेशेंट को पहले से इवैल्यूएट करते हैं कि उसको कौन से संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्लानिंग में उन चीजों का ध्यान रखते हैं कि इसको साइड इफेक्ट नहीं हो। पेशेंट को हर 7 दिन में बुला के खुद चेक करते हैं कि रेडिएशन कितना, और उसकी जो रेडिएशन साइड इफेक्ट कम करने वाली मेडिसिन है वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो टीम मैनेजमेंट से चलता है, वो पूरा कंप्लायंस करना पड़ता है और आप उन साइड इफेक्ट को न्यूनतम स्तर पर रख सकते हो। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि आप किस तरह का इलाज कर रहे हैं और किस तरह के कैंसर्स आ रहे हैं। एक बार मरीज क्योर हो गया तो किस तरह का उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, या री अकरेंस ऑफ द कैंसर उसके कितने चांस हो सकते हैं? हाँ। देखिए, बायोलॉजी में मैं अक्सर ही अपने मरीजों को कहता हूं कि 0 और 100 कुछ नहीं होता, जो भी होता है 1 से 99 के बीच ही होता है जी। किसी भी स्टेज का कोई भी कैंसर वापस आ सकता है। ये बात अलग है उसके चांस किसी के 5% से भी कम है और किसी के 50% से भी ज्यादा है। कोई भी कैंसर का मरीज एक बार अपना इलाज पूर्ण कर ले और सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि आपका कैंसर ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर परामर्श नहीं करना है या हमें बिल्कुल लापरवाह हो जाना या लापरवाह जीवन शैली अपनानी है। मरीज को एक निर्धारित 3 से 6 महीने में चिकित्सक के पास जांच के लिए जाना होता है और अलग अलग कैंसर के हिसाब से कुछ टेस्ट या तो जरूरी हो तो करने होते हैं, ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन भी हो सकता है, वो कराने होते हैं। मोस्टली ये सब टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि मान लीजिए कैंसर लौट के आए तो अर्लीस्ट स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए ताकि उसके पुनः से उसका अच्छा इलाज शुरू किया जाए। यही इस टेस्ट का मतलब है। तो कोई भी कैंसर लौट के आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, पता नहीं किसका आएगा किसका नहीं आएगा। तो सभी 100% मरीजों को चिकित्सकीय फॉलोअप में रहना होगा, उनको टेस्ट कराने होंगे और ऐसा हम न्यूनतम 5 से 10 साल के लिए मान के चलते हैं कि ठीक होने के 5 से 10 साल तक उसे चिकित्सा परामर्श लेना होगा। डॉक्टर साहब, जैसे यूट्रस में होता है, यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद मरीज ये मानता है कि मेरा तो यूट्रस रिमूव हो गया, जो पार्ट था वो निकाल दिया गया, अब तो रिकरेंस या इस तरह की कोई लगे, तो ऐसे मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भी ट्यूमर का कैंसर जरूरी नहीं कि वहीं पर वापस आए जो पार्ट निकाला गया, वो उसके नियर बाय भी आ सकता है, जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। शरीर के अन्य अंगों में भी आ जा सकता है, जैसे लीवर, लंग्स, बोन, वहां पे भी आ सकता है। क्योंकि ये जो ट्यूमर की गांठ है शुरुआत में आपके शरीर से जुड़ी थी और आपके शरीर से ब्लड का आदान प्रदान इसका हो रहा था, तो ऐसी संभावना होती है कि वो ट्यूमर की सेल्स ब्लड में कुछ अपनी डॉटर सेल्स छोड़ देती हैं और वो शरीर के अन्य हिस्सों में जाके जमा हो जाती हैं और कुछ महीने या साल तक शांत पड़ी रहती हैं। और जब पेशेंट ट्रीटमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ठीक हो गया, एकदम से वो किसी दिन एक्टिवेट हो जाती है और वापस उस जगह कैंसर मिल जाता है। तो ये लोकल पार्ट की सर्जरी करने के बाद भी कैंसर लौट के आ सकता है और किसी भी जगह लौट के आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई इसके लिए, क्या कैंसर को रोका जा सकता है? यक्ष प्रश्न है ये तो, क्योंकि जीन थेरेपी, म्यूटेशन हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, ये तो तब है जब एक बार कैंसर डिटेक्ट हो गया। और आप बता रहे हैं जीन थेरेपी का भी आप इलाज कर रहे हैं, जीन थेरेपी से भी एमबी हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो रहा है, मगर क्या आपका हॉस्पिटल लोगों को कैंसर हो ही ना, इस संबंध में कुछ
स्टेप उठा रहा है? देखिए, कैंसर होने के कारणों पे पहले प्रकाश डालना पड़ेगा। कैंसर दो कारणों से होता है, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मैं समझाता हूँ क्या चीज होती है। जी सर। नॉन मॉडिफाइबल यानी कि आप कुछ भी करके उन कारणों को अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी को कैंसर है और वो म्यूटेशन आपकी बॉडी में है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जी सर। दैट इज कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल, कि इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और यदि हम उनको रोक लें तो उन वजह से होने वाले कैंसर को रोका जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता चाहूंगा, बच्चेदानी का कैंसर भारत में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मरीज भी बच्चेदानी के कैंसर की हैं, सबसे ज्यादा डेथ भी इसी में हो रही है। केवल वैक्सीन लगाकर 9 से 14 साल की बच्चियों को 2 वैक्सीन लगाकर इस कैंसर सर्वाइकल को कैंसर के लिए 90% से अधिक कैंसर को रोका जा सकता है। जी। तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। आपने 9 से 14 साल के बीच में वैक्सीन लगा दिए 2, और ये कैंसर होगा नहीं। 90%, 95% चांस से कैंसर और नहीं जो होगा। मिस कर गई बच्चियां, उनको क्या करें? उनको कैचअप वैक्सीन कहते हैं, कि 14 साल के बाद 26 साल तक की एज ग्रुप में 2 की जगह 3 वैक्सीन लगते हैं, और 26 के बाद 45 तक भी वैक्सीन लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका इफेक्ट कम होने लगता है। जी। तो जितना अर्लीस्ट एज में लगाया जाता है उसका बेनिफिट उतना ज्यादा है। जी। तो कैंसर प्रिवेंटेबल है यदि उसका कारण हमें मिल जाए और उसका वैक्सीन हमारे पास हो। जी। तो जैसे सर्विक्स कैंसर के लिए हमारे पास वैक्सीन आ गया है, और जल्दी मुझे आशा है कि भारत सरकार के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको शामिल कर लिया जाएगा। ओके। और ये सभी बच्चों को लगेगा, जो भी बच्चियां हैं 9 से 14 साल की एज में, उनको कैंसर लग जाएगा। तो ये प्रिवेंटेबल वैक्सीन, प्रिवेंटेबल कैंसर्स भी हैं जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर का कैंसर मुख्यतः सिरोसिस की वजह से होता है। लेकिन उसमें हेपेटाइटिस वायरस वैक्सीनेशन की वायरस की वजह से भी ये बहुत ज्यादा होने लगता है। तो यूजुअली हेल्थ वर्कर्स हम ज्यादा एक्सपोज होते हैं। हम सभी का वैक्सीनेशन किया हुआ है हेपेटाइटिस का, ताकि हमें हेपेटाइटिस बी और सी, ताकि हमें दोबारा कभी भी यदि प्रिक हो गया गलती से, हम कांटेक्ट में आ गए, तो हमको इस तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो वो भी एक कारण है। बी का इंजेक्शन कभी भी लग सकता है उम्र में? ये कभी भी लग सकता है, कोई भी इसका वैक्सीनेशन करवा सकता है। और हमारे एमबी हॉस्पिटल में अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर चालू है, कि अडल्ट जो लोग ज्यादा, जो हाई रिस्क लोग हैं, ट्रेवल कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, या इस तरह के इंडस्ट्रीज में हैं जहाँ कट लग जाता हो, ब्लड लग जाता हो, वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हमारे एमबी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर चालू है। ओके। और डॉक्टर साहब, ये जो आजकल का जो खान पान है, और जिस तरह का पॉल्यूशन, दिल्ली वगैरह में चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, मेट्रोज में चले जाइए, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा कॉज। जी हाँ, पॉल्यूशन कैंसर का कारण है। और पॉल्यूशन के लिए सरकारों को मिलके लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पॉल्यूशन एक दिन में ठीक होने वाला विषय नहीं है। सदियों पहले, दशकों पहले इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें 20 साल बाद पॉल्यूशन कम करना है, या 10 साल बाद पॉल्यूशन कम करना है। पॉल्यूशन पे सरकारों ने काम भी शुरू किया है। एक एनजीटी, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो बोलता है कि इतने से ज्यादा पेड़ नहीं काट सकते, इतना आपको सर्टिफिकेट फ्री देना पड़ेगा। एयर पॉल्यूशन पे भी रोक लगाई है कि आप हर साल व्हीकल्स का चेकअप करो। और साउंड पॉल्यूशन पे भी कई तरह के वो आए हैं। वाटर पॉल्यूशन पे भी सरकार ने कई तरह के नियम लगाए हैं। तो ये एक लंबी सतत प्रक्रिया है जो दशकों तक चलेगी, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन मेनली ह्यूमन मेड ही है। और ह्यूमंस को ट्रेन करना, उनके जीवन शैली को बदलना, उनको एजुकेट करना, इसमें समय लग सकता है। लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न था कि पॉल्यूशन के अलावा क्या हम हमारे खाने पीने की चीजों में चेंज करके कैंसर को रोक सकते हैं, तो देखिए 10% कैंसर को गंदे खान पान की वजह से होना पाया गया है। तो जीवन में बैलेंस डाइट, जो कि एक संतुलित भोजन है, यदि आप वो लेते हैं तो उससे आपको ओबेसिटी नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होंगे। और यदि वो नहीं होता है तो उनकी वजह से शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन नहीं होगा। और शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो कई कैंसर, 10% से भी कैंसर कम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, ब्रेस्ट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, बैलेंस डाइट से भी इनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने एक कैंसर ट्रेन के बारे में सुना होगा, बीकानेर आती है पंजाब से। पंजाब में बहुत ज्यादा फूड के अंदर खाद का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, और मोस्ट प्रोबेबली ऑल ओवर इंडिया पोजीशन यही है। द पेस्टिसाइड्स एंड खाद के अंदर ये यूरिया का यूज, एक्सीज यूज, दैट इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर, एज डॉक्टर सेज। व्हाट यू से? देखिए, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं? जंतुओं को मारते हैं।
है ना, उनके श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या सीनेस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और वो जो भी इंसेक्ट है जो उस फसल को नुकसान पहुंचा रहा था, वो उससे डेथ हो जाती है उसकी। ऐसा लोग कहते हैं, इंडस्ट्रीज में भी कहते हैं कि ये केवल इन्हीं जंतुओं को फर्क पड़ेगा, इंसान पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि कई जो स्प्रे करने जाते वाले लोग हैं वो भी भर्ती हैं, उनको जी मिचलाना, दस्त लग गई, सांस में तकलीफ आई। इसका मतलब ये जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ह्यूमन को भी प्रभावित करते हैं। अब हम इसको फूड से अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के इस मॉडर्न एरा में आप बिना पेस्टिसाइड से कुछ कर ही नहीं पा रहे, और यदि करते हैं तो किसान की जो उत्पादन है वो आधा या उससे कम रह जाता है, तो उसकी मजबूरी है वो यूज करना। और हमारी मजबूरी है कि हमें बिना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाला फूड मिल नहीं सकता, या तो मिलेगा तो ऑर्गेनिक के नाम पे कई गुना महंगा मिलता है। तो कुछ भी करके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को हमारे डेली उससे हम अलग नहीं कर सकते। और ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब शरीर में एक बार जाने के बाद ये किसी भी तरीके से शरीर से बाहर नहीं निकलता। देयर इज नो मेथड, नॉन डिग्रेडेबल है। तो ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में, शरीर के जो सेल्स हैं उनके डिवीजन में कहीं ना कहीं ये इंसर्ट हो जाता है और उसको एबनॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा इसका एक्सपोजर होगा कैंसर उतना ही ज्यादा होगा। इसका उदाहरण पंजाब है, जहाँ सबसे ज्यादा स्टमक कैंसर और इसोफेगस कैंसर है, क्योंकि खाना भोजन नली के थ्रू जाएगा, अधिकतम समय यहीं रुका रहेगा। तो सबसे ज्यादा इसोफेगस के जो केस है वो पंजाब में है, क्योंकि उसका कारण ट्रेन कमिंग फ्रॉम पंजाब टू बीकानेर, कैंसर ट्रेन। एक्चुअली ये 15 साल या 20 साल पहले का सिचुएशन था कि पंजाब में कैंसर के ट्रीटमेंट की फैसिलिटी ना के बराबर थी जी। और बीकानेर में उस समय रीजनल कैंसर सेंटर बना था, तो बठिंडा से वो ट्रेन चलती थी, उसमें कुछ 300-400 लोग आते थे और अगले दिन ट्रीटमेंट करा के चले जाते थे, क्योंकि उस समय फैसिलिटी नहीं थी। अब ये बहुत ना के बराबर रह गया है, क्योंकि पंजाब में करीबन 40 कैंसर के हॉस्पिटल पिछले 5 साल में खुल गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, और ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। तो अब उतना प्रभाव अब कैंसर ट्रेन का नहीं रहा है, क्योंकि सब जगह कैंसर। डॉक्टर साहब, जो बात आपने कही कि अब 40 सेंटर वहां खुल गया, मगर ये एमबी चिकित्सालय इस संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय, जिसके आप प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट है कैंसर के, आप पर भी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मगर स्टाफ की कमी आपके यहाँ भी है। आपके यहाँ भी पोस्टें और भरी जानी चाहिए, ऐसा जनमानस का कहना है। जैसे 60-70 अभी मैडम अनीता ने बताया कि 60-70 मरीज को वो खुद एक दिन में कीमो कर रही हैं, रेडिएशन 150 से ज्यादा रेडिएशन आप लगा रहे हैं। तो आप क्या फील करते हैं, कितना स्टाफ आपको और रिक्वायर्ड है अभी इसके अंदर? देखिए, स्टाफ तो हमें मिल जाएगा। एक्चुअली हम अभी जगह के क्राइसिस से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल में 9 विभाग हैं और सभी के पास 20 से 30 बेड हैं। हमारे मरीजों की संख्या ज़्यादा, एक दिन में हमें 60, 70, 80 लोगों तक का इलाज करना होता है। तो अब हमने 2 शिफ्ट में चलाते हैं, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट जो उसमें नहीं है, इवनिंग शिफ्ट। और मरीजों की संख्या ज़्यादा है तो हमें और शिफ्ट बढ़ाने की और अतिरिक्त जगह की आवश्यकता है। इस संदर्भ में प्रधानाचार्य महोदय ने सरकार से एक प्रोजेक्ट बना के उनके पास भेजा है, और देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे आगे क्या डेवलपमेंट होता है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट है रीजनल कैंसर सेंटर का, जो कि एक रीजनल कैंसर सेंटर की आप यहाँ पे चलो लाना चाह रहे हैं। हाँ, तो एक 7 मंजिला भवन का एक प्रारूप हमने तैयार किया है, और सरकार ने हमसे पूछा भी है कि इसको कैसे बनाना और कहाँ बनाना है। ये पत्रोच्चार अभी चल ही रहा है, और यदि मुंद्रा जी आपके पास बैठे हुए थे जी, जो सिविल डिपार्टमेंट के थे, हेड ऑफ एक्सीडेंस, यस, आजकल तो शायद एससी बन रहे हैं, एक्सीएन है वो, तो क्या आपने उनको ये प्रपोजल दे दिया 7 भवन का? हमने सरकार को सबमिट किया है। सरकार ने कहा है कि आप पीडब्ल्यूडी से इसको तकमीना बना के भेजें, तो उनके पास प्रोजेक्ट की डिटेल चली गई है। अब वो जैसे तकमीना बना के भेजेंगे कि कितना एस्टिमेट होगा भवन का, कहाँ बनेगा, क्या इसका प्रारूप रहेगा, कैसे इसको बना सकते हैं, तो वो आगे उनकी तरफ से होगा। 7 मंजिला रीजनल कैंसर सेंटर की आप एक नई बात उदयपुर की जनता को बता रहे हैं। तो जो 7 ये जो रीजनल सेंटर होगा, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी के बारे में आपके दिमाग में ये रीजनल कैंसर सेंटर उन सभी सुविधाओं पर उपयुक्त होगा जो आवश्यक होती है कैंसर के इलाज के लिए। हमने जो प्रपोजल भेजा है उसमें हमने इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, पैलिएटिव केयर जैसे विभाग इसमें हमने डाले हैं। इसके अलावा हर तरह की मशीन जो कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काम आएगी,
ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो सभी इसमें हमने डाला है। चूंकि प्रपोजल बना है, भेजा गया है, अब सरकार इस पे आगे क्या तय करती है वो उनके स्तर पे निर्भर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राठौड़, आपने बहुत सी जानकारी दी। मैं जो भी राजनेता या जो भी उदयपुर की जागरूक जनता इस चीज को देखेगी, उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर राठौड़ को इस बात के लिए सहयोग करें कि जो सपना वो रीजनल कैंसर सेंटर का यहाँ देख रहे हैं, जो कि उदयपुर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं डॉक्टर विपिन माथुर, जिन्होंने उदयपुर के लिए बहुत कुछ सोचा है, इस हॉस्पिटल के बारे में सोचा है, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उदयपुर की एक महती आवश्यकता है। रीजनल कैंसर सेंटर जो 7 मंजिला है, 7 मंजिला हो या वो पेरीफेरी में बड़ा हो, ये एक अलग इशू है, मगर उदयपुर को रीजनल कैंसर सेंटर मिले और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए सहयोग करें। डॉक्टर राठौड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।